हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? फटाफट बताइए कैसे हैं? क्लास में आप लोग फटाफट जुड़ जाइए फटाफट आप लोग क्या करिए, क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री के आप जो आपका जो हिस्ट्री का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसका हम देखने वाले हैं, सारे प्रश्नों का देखने वाले हैं, ठीक है। ये आपका अंतिम लक्ष्य जो सीरीज है, अंतिम लक्ष्य सीरीज, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, हिस्ट्री के सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, जिससे आपका इस क्लास से आपका कितना 4 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। जब आप 20 फरवरी को एग्जाम देने जाइएगा तो हिस्ट्री में आपका जो एक प्रश्न पूछा जाता है दीर्घोत्तरीय 4 अंक का, वो आपका फिक्स हो जाएगा मात्र ये क्लास से, ठीक है। अंतिम लक्ष्य सीरीज के ये क्लास से आपका क्या होगा, हिस्ट्री का दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बताइए आप लोग कैसे हैं? फटाफट क्लास में जुड़ जाइए, बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल रहे हैं, कैसे हैं? देखिए आज क्या है आपका, आज है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान को पूरे देश में क्या हुआ था, पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में लागू किया गया था। पूरे देश में क्या गया था, लागू किया गया था। ये जो आपका संविधान दिख रहा है, जो हमें बोलने का अधिकार देता है, रहने का अधिकार, हमें अपना क्या अधिकार देता है, अधिकार। तो आज ही के दिन क्या हुआ था, आज ही के दिन आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। इसी के जश्न में हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आज से स्कूल गए होंगे, आप लोग झंडा फहराए होंगे, ठीक है। देखें इस तरह का अपना जो इंडियन फ्लैग का झंडा फहराए होंगे, जलेबी वगैरह खाए होंगे, ठीक है। बताइए आप लोग स्कूल वगैरह गए थे कि नहीं? अगर नहीं गए होंगे, घर के आसपास जहाँ भी आपके झंडे फहराए होंगे वहाँ पर आप जाके जलेबी वलेबी खाए होंगे, ठीक है। बताइए कैसे? फटाफट क्लास में जुड़ जाइए, एक बार क्लास को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो हमारे वीर जवानों है, हमारे लिए बॉर्डर पर दिन रात रहते हैं, सर्दियों में, गर्मी में, बरसातों में, उसके लिए एक आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए क्या करिए, एक लाइक करके कमेंट्स में जरूर जय हिंद लिख दीजिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये आपका जो हिस्ट्री का क्लास है, हिस्ट्री का क्लास, इसके हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले, क्या देखने वाले, दीर्घोत्तरीय जो आपका प्रश्न है उसी का वन शॉट करने वाले, इसे पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाएंगे, ठीक है। जिससे आपका एग्जाम में कितना 4 अंक पक्का हो जाएगा, 4 अंक आपका पक्का हो जाएगा। अगर आप 20 फरवरी को जैसे ही एग्जाम में बैठिएगा, हिस्ट्री का प्रश्न ऐसे बना दीजिएगा। चलिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लिखा है, देखिए क्या है, कि दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आप क्या, आपकी असली सफलता है। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस अभी सोच रहे होंगे, "ए, फलना का बेटा क्या ही कर लेगा, देख रहे खूबे पढ़ने वाला हो गया, ये वो", बहुत तरह के लोग हैं, ठीक है। और जो उसका सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट डिवीजन करेंगे, 300 लाएगा, 300 लाएगा, 350 लाएगा, लेकिन उसके सोच से अधिक आपको करना है, ठीक है। उसके सोच से जो आप अधिक करेंगे तभी आप असली सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। वो अगर सोच रहा है आपके बारे में कि 300 प्लस लाने वाला है, तो आप 400 प्लस लाइए, 400 प्लस लाइए, 400 प्लस, ठीक है। तभी जाकर से हम सफल, एकदम असली सफल कहलाइएगा, ठीक है। आपके दोस्त अगर सोच रहे हैं आपके बारे में, है मेरा दोस्त 350 में अटक जाएगा, तो आप 450 तक जाइए, ठीक है। 450 तक इतना मेहनत करिए कि 450 तक दम जाइए, ठीक है। वही कहते हैं कि दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही असली सफलता कहलाता है। आपकी क्या होता है, असली सफलता है, ठीक है। तो इसलिए दूसरों की जो सोच है उससे अधिक आपको करना है, ठीक है। एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए। कितना आपका ड्रीम कितना, फटाफट बोलिए, ड्रीम आपका रहना चाहिए 450, ठीक है। 450 से ड्रीम आपका नीचा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ड्रीम आपका कितना है, 450, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास को एक बार क्या कर दीजिए, क्लास को शेयर करके अपने दोस्तों में, क्लास को करें शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिए, क्लास को शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आपका प्रश्न संख्या 1 को देखिए, आपका प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या यहाँ से आपका 10 हम प्रश्न आपको बताएंगे, कितना, सॉरी 10 प्रश्न आपको देंगे हम, 10 प्रश्न, जिसमें से आपका एग्जाम में एक प्रश्न दोनों पाली में आएंगे, यानी कि ये आपका क्लास से कितना प्रश्न रहेगा, ये क्लास से आपका 2 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका फर्स्ट पाली में, एक प्रश्न आपका सेकेंड पाली में, क्या है, एक प्रश्न आपका फर्स्ट पाली में, एक प्रश्न आपका सेकेंड पाली में रहेगा। तो बताइए इसका जो आपका PDF है, ये PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, फटाफट बताइए। तो ये जो आपका PDF है, ये PDF आप टेलीग्राम चैनल पर से आप डाउनलोड कर पाइएगा। टेलीग्राम करके एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड नहीं है तो उसके बाद जो
इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, नीचे लिखा होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उस पर क्लिक करिए और जाइए टेलीग्राम चैनल पर। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न क्या है, द्विगुत्रीय का प्रश्न संख्या 1 पढ़िए। आपका है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी के योगदान को बताइए। तो प्रश्न आपका है कि इटली का जो एकीकरण था उसमें मेजनी का क्या योगदान था, गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, काबूल का क्या योगदान था, उसको बताइए। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या है, उत्तर पहले मेजनी के बारे में लिखेंगे। देखिए ये सिस्टम क्या है, सिस्टम अब अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तभी जाकर आपका फुल नंबर मिलेगा, तभी आकर आपका 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, 100% नंबर आपका मिलेगा। अगर सिस्टम आप पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखते हैं, सजा के नहीं लिखते हैं, तो आपका नंबर बहुत काट लिया जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर तो बहुत लोग लिखते हैं, आंसर बहुत लोग होते हैं, तो बढ़िया नंबर सबका क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसको लिखने का तरीका पता नहीं है। ठीक है, अगर वो उसे लिखने का तरीका पता हो जाए तो उसका भी नंबर बढ़िया आने लगे। पता है आपको एसएसटी में मेरा कितना नंबर था बताइए। एसएसटी में जो मेरा नंबर था, एसएसटी में ना मेरा 90 नंबर था, 90। कैसे आया, जो तरीका था लिखने का तरीका के वजह से। ठीक है, क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका था उसके वजह से, और जो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट की वजह से। तो आपका पहला नंबर तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर पूरा रहना चाहिए। जो क्वेश्चन का वो उत्तर है उसका कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका लिखावट, लिखावट जो आपका है लिखावट वो भी पूरा क्लियर रहना चाहिए। तीसरा आपका लिखने का तरीका पर बहुत निर्भर करता है। ठीक है, आपका लिखने का तरीका पर बहुत निर्भर करता है, इसलिए आपका लिखने का तरीका एकदम रहना चाहिए, तभी जाकर आपका जो है 100% नंबर आ पाएगा, तभी आपका 100% नंबर आ पाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न क्या है, 1 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान को बताइए। तो देखिए पहला मेजनी का योगदान, तो योगदान ठीक है, मेजनी का योगदान क्या है कि मेजनी ने यंग इटली नामक एक संस्था का गठन किया था। जो मेजनी था वह यंग इटली और यंग यूरोप नामक एक संस्था का गठन किया था। हम यहाँ इटली के बारे में पूछा है तो इसलिए आपको इटली के बारे में ही लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि मेजनी ने यंग इटली नामक एक संस्था का गठन किया था और युवा शक्ति में विश्वास करता था। मेजनी का विश्वास था किसमें, वो था युवा शक्ति में। ठीक है, वो युवा शक्ति में ज़्यादा विश्वास करता था। उनका कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है, समाज में सुधार लाना है, समाज में क्रांति लाना है, तो उसके लिए विद्रोह का जो नेतृत्व है युवाओं के हाथों में दे देना चाहिए। ठीक है, कि युवा शक्ति बहुत ही एकदम खतरनाक चीज़ है। देखिए अभी आपके अंदर क्या है, जोश है, जोश। युवा के अंदर क्या होता है, जोश जुनून, जो उसका खून रहता है गर्म रहता है, खून नया रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, जो युवा के अंदर क्या रहता है, जोश जुनून ज़्यादा रहता है। इसलिए मेजनी ने कहा कि समाज में यदि क्रांति लानी है तो उसके लिए युवाओं को विद्रोह का नेतृत्व युवाओं के हाथों में दे देना चाहिए, तभी जाकर जो ये इटली का एकीकरण है वो हो पाएगा। ठीक है, तो यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य क्या था, इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करना। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था कि इटली जो है ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त हो जाए, ऑस्ट्रिया का प्रभाव से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। उसका एक ही उद्देश्य था। ठीक है, उसका क्या उद्देश्य था कि इटली जो है कि ऑस्ट्रिया के जो प्रभाव से उससे क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। ठीक है, समझ गए। तो यंग इटली का क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था बस इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से क्या करना था, मुक्त करना था, उसका एकीकरण करना था। ठीक है, मुक्त करके उसका क्या करना था, एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। क्या क्या, जनता को जगाया। ठीक है, जनता को जगाया, जनता को से एकदम समझाया। उसके बाद जो इटली का जो नारा है, इटली का नारा, ठीक है, इटली का क्या था, तो इटली का जो नारा था उसको क्या क्या बुलंद किया, किसने, मेजनी ने उसको क्या क्या बुलंद किया। इससे युवाओं में युवाओं में क्या हुआ, एकता हुई, युवा एक होने लगे, एकजुट होकर सब समर्थन करने लगे। ठीक है, इसमें क्या युवाओं में एकता बढ़ी। ठीक है, इससे क्या हुआ, युवाओं में क्या हुआ, एकता बढ़ी। तो और 2 वर्षों के भीतर ही यंग इटली की जो सदस्यों की संख्या थी कितना हो गया था, तो 60,000 हो गया था। 2 वर्षों में ठीक है। थोड़ी सॉरी, सरस्वती पूजा में जो जगह हो गई इसके लिए मेरा थोड़ा जो गला है वो फंस गया है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, इसीलिए आपका 2-3 दिन जो था आपका क्लास नहीं हो पाया सरस्वती पूजा के कारण ही। हम पता होगा कि हम लोग हर वर्ष क्या करते हैं, 2000
तो हम लोग जो है कि 2000 कितना 2020 से ही सरस्वती पूजा को मनाते हुए आ रहे हैं। सरस्वती पूजा बैठमर उसका मूर्ति, सरस्वती माँ का मूर्ति लाते हैं, विधि पूर्वक पूजा वूजा करके माँ सरस्वती का विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसलिए जो 2-3 दिन आपका क्लास बन रहा है वो सरस्वती पूजा के कारण ही बन रहा था, क्योंकि उसमें हम थोड़ा व्यस्त रहे थे। ठीक है, हम क्या बने थे, मेन पुजारी हम ही थे, इसलिए जो क्या होता है उसमें व्यस्त थोड़ा। आप लोग को पिक्चर वगैरह देखने, फोटो वगैरह देखे होंगे, पोस्ट किए थे। ठीक है, वीडियो आपके बीच पोस्ट नहीं किए, इंस्टा पर पोस्ट किए थे, इसलिए आप वीडियो वगैरह नहीं देखेंगे, लेकिन आपके बीच फोटो हम दिए थे। ठीक है, ठीक है, चलिए बड़े क्लास में। तो चलिए, जो यंग इटली के सदस्यों की संख्या थी 2 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया था, तो दो वर्षों में बढ़कर 60,000 हो गया था। कितना, 60,000। तो वही फिर आगे उग्रवादी विचारों के कारण मेजनी को नवराशित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। जो मेजनी था क्या था, उग्रवादी, क्या था, उग्रवादी विचारों के कारण थे। मेजनी का जो निवराशित हो गया किसके कारण, तो उग्रवादी विचारों के, उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण ही। ठीक है, उसको कहाँ जाना पड़ा, तो इंग्लैंड जाना पड़ा। तो वहीं से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। तो जो मेजनी था वो क्या क्या इंग्लैंड से ही, मेजनी क्या क्या इंग्लैंड से ही अपना रचना के द्वारा ही इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। ठीक है, इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा गया। तो इटली का एकीकरण में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये इटली के एकीकरण में पैगंबर किसे कहा गया, तो बोलिएगा मेजनी को। किसे, मेजनी को। ठीक है, मेजनी को इटली के एकीकरण में पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, बोलिए, लिख पाइएगा, मेजनी बारे में लिख दीजिए। मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। मेजनी का विश्वास किसमें था, तो युवा शक्ति में मेजनी विश्वास करता था। ठीक है, उसका एक ही उद्देश्य था कि इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करके उसका एकीकरण करना। ठीक है, मेजनी ने क्या किया था, इटली का जो इटली का नारा है उसको बुलंद किया था। इसी तरह आपको अपना भाषा में लिखना है। ठीक है, अपने भाषा में लिख देना। फिर देखिए काउंट काबूर का योगदान। तो काउंट काबूर 19वीं शताब्दी का एक महान क्या था, कूटनीतिज्ञ था। क्या था, काउंट काबूर क्या था, महान कूटनीतिज्ञ था। उसने इटली के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया था। इटली के एकीकरण में क्या किया था, बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, योगदान क्या कहता दिया था। ठीक है, उसके बाद के उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोप की प्रमुख शक्तियों का समर्थन किया था। ऑस्ट्रिया का क्या किया था, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोप की प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त करके अपनी कूटनीतिज्ञ का परिचय दे। कूटनीतिक प्रतिभा का क्या कूटनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। वह एक सूझबूझ वाला प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ था। क्या था, सूझबूझ वाला प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ था, जिसने मेजनी की प्रेरणा को कूटनीतिज्ञ का बल दिया। क्या कूटनीतिज्ञ का बल दिया। समझे, बोले काउंट काबूर के बारे में कैसे लिखना है, तो काउंट काबूर एक महान क्या था, महान कूटनीतिज्ञ था। उसने इटली के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोप की प्रमुख शक्तियों का समर्थन किया। कूटनीतिज्ञ का क्या अपना कूटनीतिज्ञ का परिचय दिया। एक सूझबूझ वाला क्या था, प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ था। जिसने मेजनी की प्रेरणा को कूटनीतिज्ञ का बल दिया। ठीक है, तो लिख पाइएगा ना, एकदम लिख के आना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद लिखना है गेरिबाल्डी का योगदान। ठीक है, इसका योगदान लिखना है, गेरिबाल्डी का योगदान क्या था, गेरिबाल्डी को क्या कहा जाता था, इटली का तलवार कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इटली का तलवार किसे कहा जाता है, इटली का तलवार किसे कहा जाता था, बोलिए गेरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। ठीक है, उसने लाल कुर्ती नामक नवयुवकों का एक संगठन बनाया था। किसने, आपसे उस वीडियो में पूछेगा कि लाल कुर्ती नामक नवयुवाओं का एक संगठन किसने बनाया था, तो बोल दीजिएगा गेरिबाल्डी। ठीक है, संगठन क्या कहता है, कायम किया था। इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपलस के राजा को पराजित किया था।
जो गेरिबाल्डी थे, गेरिबाल्डी लाल कुर्ती संस्था के दम पर क्या कहता है कि 1860 ईस्वी में नेपलस के जो राजा थे उसको क्या किया, पराजित कर दिया था, हरा दिया गया था। बाद में सिसिली और पोप को, बाद में क्या कहता है, सिसिली और पोप को अपने कब्जे में कर लिया था। सिसिली जो था, सिसिली और पोप जो था उसको क्या किया था, अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद गेरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए जो इलाके थे विक्टर एमुनुएल को सौंप दिया था। उसको क्या किया, क्या था, दे दिया था। जितने भी वो अपने इलाके जीते थे उसको क्या कहता है, विक्टर इमानुएल को क्या करता, सौंप दिया था। विक्टर को इटली का क्या कर, राजा घोषित कर दिया था। जो गेरिबाल्डी है वो विक्टर को क्या किया था, तो विक्टर को इटली का राजा, इटली का क्या कर, राजा घोषित कर दिया था। पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर क्या कर दिया, इटली राज कर दिया था। ठीक है, जो पिडमोंट सार्डिनिया था उसका नाम बदलकर इटली राज कर दिया, क्या कर दिया गया था, इटली राज कर दिया गया था। ठीक है, बताइए, लिख पाइएगा, ये छोड़ दीजिएगा। तो एग्जाम में 2026 में जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, लिखिएगा या छोड़ दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा करना। ठीक है, समझ गए किस तरह सबको लिखना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 2 देखते बढ़िया से। अब जब भी लिखिएगा एग्जाम में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्या करना है, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट एकदम लिखना है। ठीक है, इटली के बारे देखिए, जैसे पूछेगा आप किसके बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ रहा है तो मेजनी के बारे में, तो मेजनी के बारे में लिखते हैं, मेजनी यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। उसको क्या, युवा शक्ति में विश्वास करता था। उसका कहना था कि अगर समाज में क्रांति लाना है, इस समाज को बदलना है, तो युवाओं के हाथों में ये विद्रोह का नेतृत्व दे देना चाहिए। ठीक है, यंग इटली का एकमात्र क्या उद्देश्य था कि इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करके ये उसका एकीकरण, क्या इसका किसका सपना था, ये सपना था मेजनी का। ठीक है, ये सब लिख दीजिए। उसके बाद देखिए काउंट काबूर के बारे में वही लिखिए। ठीक है, कि काउंट काबूर एक महान कूटनीतिज्ञ था, उसने इटली के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया था। ठीक है, जिसने उसने क्या क्या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोप की प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त करके अपनी कूटनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। सब ऐसे लिख देना, एकदम गर्दा उड़ा करना। ठीक है, समझ गए, समझे। 1 नंबर क्वेश्चन आपसे होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए, होगा या ना होगा, फटाफट बताइए। अगर आपके एग्जाम में 2026 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि काउंट काबूर, गेरिबाल्डी और मेजनी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, बताइए, लिख पाइएगा, फटाफट बताइए, होगा, एकदम लिख के आना। ठीक है, अब विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के छात्र छोड़ेंगे जी, इतना ही एकदम गर्दा उड़ा करना। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर आपका प्रश्न एकदम वीवीआई, जितना भी हम प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं सारे हम वीवीआई प्रश्न पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, MVVI प्रश्न। मात्र हम आप 10 प्रश्न आपको देंगे। 10 प्रश्न में आपका एक प्रश्न आपके फर्स्ट पाली में आएगा, एक प्रश्न आपका सेकंड पाली में आएगा। ठीक है, तो एकदम पूरा लास्ट तक क्लास को करना है और क्लास को शेयर जरूर करते रहिए, बीच बीच में आप क्लास को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। जो 1848 में आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, 1848 ईस्वी में, इसका क्या कारण था, बताइए। तो 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थे इसका क्या कारण था, तो पढ़िए कि 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। जो 1830 में क्रांति हुआ था उसके बाद जो लुई फिलिप वो फ्रांस का राजा बन गया। क्या हुआ, वो फ्रांस का राजा बना। उसने अपने क्या विरोधियों को खुश करने के लिए सर्वनामी मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। जो उसके विरोधी था उसको क्या करना, खुश करने के लिए कौन सा नियम अपनाया, सर्वनामी मध्यम वर्गीय निमित अपनाई। निमित जो आपका जो क्या है वो क्या था, देखिए प्रश्न क्या था, तो प्रश्न था उसने अपने प्रश्न थी, क्वेश्चन के आंसर हो जाता है थोड़ा बहुत। तो उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्वनामी मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। ठीक है, तथा 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, 1840 में किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो 1848 में गीजो को गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ठीक है, जो कि क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी। बताइए प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं, जो व्यक्ति क्या
तो जो व्यक्ति राष्ट्र के बारे में राष्ट्र के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचे, अपने बारे में काम करे, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं, उसी को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। ठीक है। तो गिजो क्या था? गिजो जो था एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। यानी कि वो किसी भी तरह का समाज में कोई वैधानिक काम नहीं करना चाहता, सामाजिक काम नहीं करना चाहता था, आर्थिक को सुधारना नहीं चाहता, तो किसी भी तरह का कोई सामाजिक कार्य करना नहीं चाहता था। ठीक है। जो व्यक्ति था गिजो, वो गिजो किसी तरह का कोई सुधारात्मक कार्य करना समाज में नहीं चाहता था। तो उसको क्या था? उसका विरुद्ध था, वो विरोध करता था उस चीज़ का। तो फिलिप के पास क्या था? फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके पास कोई भी सुधारने का जो रहता प्लान वगैरह नहीं था। ठीक है। कोई भी सुधारात्मक क्या था? कार्य नहीं था। और ना ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता। वो जो भी विदेश नीति वगैरह बनाता था, उसमें कोई भी सफलता नहीं मिलता था, कोई भी सफलता उसका नहीं था। ठीक है। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्यक्त हो गई थी, यानी बहुत बढ़ गई थी। जो गीजो के शासनकाल में क्या था? देश में जो था बेरोजगारी, भुखमरी अंतिम चरण पर पहुंच गए थे, एकदम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। तो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को क्या कहता है? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में क्या थियर्स के नेतृत्व में क्या था? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। क्या कहता? तो विशाल भोज का आयोजन किया था। राजा ने इस पर रोक लगा दी। तो इसमें पर गिजो क्या क्या इस पर गिजो ने क्या किया? रोक लगा दिया। राजा क्या क्या रोक लगा दी। तथा पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए, विरोध करने लगे, जनता विरोध करने लगे। भाई हम भोज कर रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? तुम काहे विरोध कर रहा है? क्यों रोक लगा रहा है? तो उस पर क्या क्या तो वहाँ के जनता थे पेरिस में, क्या जनता जो पेरिस का था वो विरोध करने लगे। ठीक है। वो विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकले। क्या लोगों का भीड़ जुटे, लोग सड़क पर उतरे। ठीक है। जिस तरह आप देखेंगे बिहार का एक घटना भी, बिहार में कि एक स्कूल था, जिला का नाम अभी भी याद नहीं आ रहा था, कि हेड मास्टर जो था, प्रिंसिपल, क्या कहे? स्कूल के सारे बच्चे से, स्कूल के क्या थे, सारे बच्चे से पैसा तो ले लिए, उसका एडमिशन फॉर्म भरने का पैसा तो ले लिए, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किए। उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसका एडमिट कार्ड जो था, एडमिट कार्ड आया ही नहीं। इससे बच्चा क्या प्रदर्शन करने लगे। तो उस सरकार से भी निवेदन है सारा का एडमिट कार्ड दिया जाए। अगर एडमिट कार्ड नहीं दिया सकता तो उसे एग्जाम में शामिल जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए एक मास्टर की गलती से आप उतना बच्चा का एक साल बर्बाद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए उसको एग्जाम में शामिल जरूर किया जाए। ठीक है। समझ। तो चलिए उसी तरह जो वहाँ के सड़के पर क्या कि लोग जुलूस निकाले, एकदम प्रदर्शन करने लगे, पुलिस ने गोली चला दी। ठीक है। सारे जितने भी जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस से लोग थे, गए थे सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए, उस पर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उस पर गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग क्या हुए? मारे गए, अथाह दमनकारी कानून अपनाए। तो क्या हुआ कि दमनकारी जो नीति था उसे अपनाए जाने के कारण 1848 को क्रांति आरंभ हुई। 1848 को क्या हुआ? क्रांति आरंभ हुई। तो दमनकारी कानून अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी को क्या हुआ? क्रांति आरंभ हुई। ठीक है। तो बताइए क्या ये एग्जाम में आप लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? फटाफट बताइए कि अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं कि बताइए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण थे, आप लिख पाइएगा या नहीं? फटाफट। उम्मीद है आप लोग एकदम गर्दा मचा के आइएगा। ठीक है। जब आप 20 फरवरी को जाइएगा एग्जाम देने के लिए सोशल साइंस का 20 फरवरी का, तो एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा। ठीक है। एकदम गर्दा उड़ा के आप लोग आइएगा। ठीक है। तब चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलिए। प्रश्न संख्या आपका 3 का लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को हम नहीं देखेंगे। ठीक है। आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसी को एकदम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। तो देखिए 4 नंबर आपका प्रश्न देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर आपका प्रश्न काफ़ी एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापना उद्देश्य क्या था? उपनिवेश का जो स्थापना था उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है।
अथवा आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार प्रसार का वर्णन करें। ये भी पूछ सकता है, नहीं तो ये दोनों प्रश्न में से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन आंसर दोनों का एक ही रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो ठीक है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। फ्रांसीसी प्रसार का क्या करें? वर्णन करें। तो देखिए उत्तर, उत्तर क्या? तो उत्तर आपका है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी के उपनिवेश स्थापना के कई कारण थे। तो हिंद चीन में फ्रांसीसियों का जो उपनिवेश का स्थापना हुआ, उसका क्या था? कई कारण, उसके होने के कई कारण थे। ठीक है, क्या था? कई कारण थे। तो देखिए पहला था आर्थिक कारण। क्या था? आर्थिक। पहला क्या था? पहला था आर्थिक कारण। पहला आर्थिक कारण। तो क्या वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था? वियतनाम जो है क्या है? कृषि प्रधान देश था। यहाँ चावल और रबर का उत्पादन होता था। तो वियतनाम में सर्वाधिक क्या होता है? चावल और रबर का उत्पादन होता था। वहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्या, क्रोरियम थे। ठीक है, जो वहाँ थे वियतनाम में, क्या था? बहुत तरह के खनिज पदार्थ थे। ठीक है, तो जैसे कोयला था, टीन था, जस्ता था, टंगस्टन था, क्रोमियम थे। ठीक है, इनका क्या उपयोग करके इसका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योगों के विकास में करना चाहते थे। जो फ्रांसीसी है, इसका उपयोग किस में करना चाहता है? तो इसका उपयोग करना अपने क्या उद्योग में करना। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग अपने उद्योग में इसका उपयोग करना चाहते थे। क्या करना था? इस अपने व्यापार में, अपने उद्योग में इसका उपयोग करना चाहते थे। हिंद चीन में फ्रांस को बड़ा व्यापार भी मिला। बड़ा व्यापार भी मिल सकता था। जो हिंद चीन है, हिंद चीन में क्या फ्रांस को क्या बड़ा व्यापार मिल सकता था। ठीक है, अगला है तो 2 नंबर आपका क्या? 2 नंबर थ्री। देखिए अगला आपका व्यापारिक सुधारक। क्या? व्यापारिक सुधारक फ्रांस को उच्च एवं ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां की प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना पड़ता था। ठीक है, चीन में अनेक उनके व्यापारिक प्रतिवादी अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। भारत में फ्रांसीसी कमजोर हो गए थे। भारत में क्या हुआ था? जो फ्रांसीसी थे वो कमजोर हो गए। आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों के लिए हिंद चीन सुरक्षित था। ठीक है, तो हिंद चीन क्या था? सुरक्षित था, कि वहाँ से भारत और चीन दोनों जगहों को संभाल सकते थे। वहाँ से जो व्यक्ति फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी वहाँ से क्या थे? वहाँ से भारत को भी संभाल सकता था और हिंद चीन को भी संभाल सकते थे। औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी। तो कच्चे औद्योगिकरण जो है, इसका आपूर्ति किससे होता है? कच्चे माल की जो आपूर्ति थी उपनिवेशों के कारण होती थी। ठीक है, क्या करते? छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे देशों को गुलाम करके सारे चीज वहाँ से लेकर अपना ये व्यापार करता था फ्रांसीसी। अगला आपका क्या है? कि यूरोपीय सभ्यता का विकास करना। अगला क्या है? यूरोपीय सभ्यता का विकास करना। देखिए फ्रांसीसियों का एक उद्देश्य हिंद चीन वासियों को यूरोपीय सभ्यता से अवगत कराकर उन्हें सभ्य बनाना था। क्या बनाना था? सभ्य बनाना था। इसके अतिरिक्त कैथोलिक धर्म का प्रचार भी उपनिवेश स्थापना का एक उद्देश्य था। क्या था? उपनिवेश स्थापना का एक उद्देश्य था। ठीक है, तो समझ गए? क्या बताइए, लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? फटाफट आप लोग बताइएगा कि लिख पाइएगा, आपसे होगा या नहीं होगा? हैं, बताइए, आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। तो देखिए पहला आपको लिख देना आर्थिक के कारण। दूसरा व्यापारिक सुरक्षा के कारण वो जो थे। तीसरा आपका ये यूरोपीय सभ्यता के कारण। ठीक है, एकदम लिख पाइएगा, गर्दा उड़ा के आना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न देखिए। तो आपका 5 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण को और परिणाम को क्या करना? आपको वर्णन करना है। तो देखिए पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो असहयोग आंदोलन था, किसके कारण वो चालू हुआ? बताइए। असहयोग आंदोलन होने के कारण और परिणाम दोनों को बताना है आपको। तो देखिए, तो महात्मा गांधी उसके नेतृत्व में 1921 ईस्वी में
पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति की उद्देश्य से और सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण क्या है, निम्नलिखित। तो देखिए पहला क्या कारण था, तो पहला कारण था खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब में सरकार की बर्बर करवाई के विरुद्ध, तो सब पंजाब में सरकार की जो बर्बर करवाई थी उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, क्या था, न्याय प्राप्त करना। तीसरा था कि अतः स्वराज की स्वराज की क्या है था, प्राप्तित करना। ठीक है, ये आपका कारण था, ये आपका क्या था, होने का कारण था, ये आपका होने का कारण था, और सहयोग होने का ये आपका कारण था। ठीक है, समझ गए। बताइए आपसे हो पाएगा ये नहीं होगा। देखिए इसका देखिए आगे है कि इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, बताइए। होने का कारण तो हो गया, इसके परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम निकला कि जनता का अपार सहयोग मिला। इसमें जो गांधी जी थे नेतृत्व, उसमें इस सहयोग आंदोलन में जनता का क्या हुआ, गांधी जी को अपार एकदम सहायता मिला, अपार सहयोग मिला। ठीक है, देश की शिक्षण संस्था लगभग बंद सी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि छात्रों ने इनका त्याग कर दिया, इनका त्याग कर दिया था। ठीक है, पहला क्या था, पहला आपका इसका परिणाम पहला है कि जनता का अपार सहयोग मिला। दूसरा, देश के शिक्षण संस्थानें लगभग क्या हुआ, बंद हो गई, क्योंकि छात्रों ने उसका त्याग कर दिया। क्या उसका त्याग कर दिया था, उसका क्या किया था, उसका त्याग कर दिया था। ठीक है, अगला है, तो अगला आपका राष्ट्रीय शिक्षा के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, राष्ट्र में एक नया शिक्षा कार्यक्रम हुआ, नया सिलेबस हुआ। ठीक है, इस सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जामी मिलिया जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। ठीक है, संस्थानों क्या हुई, संस्थापना हुई। चौथा है कि कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, इससे बहुत सारे लोग क्या सरकारी नौकरी को छोड़ दिए थे। ठीक है, विदेशी वस्त्रों को होली जलाई, विदेशी वस्त्रों को पहना छोड़ दिया था, उसको क्या करा, जला दिया था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई हो गई, खोल के उसको, सॉरी होली ना हो गई पर विदेशी वस्त्रों को पहनना छोड़ दिया, विदेशी वस्त्रों को जला दिया। ठीक है, अगला है आपका 5 नंबर कि इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ठीक है, तो इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या थे, एक होकर भाग लिए थे। ठीक है, बताइए 5 नंबर आपका क्वेश्चन, जो 5 नंबर क्वेश्चन है आप एग्जाम में लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, फटाफट बताइए, लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा। उम्मीद है कि एकदम बढ़िया से आप लोग लिख के आइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए तो अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 6 नंबर आपका प्रश्न देखिए, तो 6 नंबर आपका जो प्रश्न है क्या है, तो 6 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे, बताइए। तो अखिल भारतीय कांग्रेस थी, उसकी स्थापना कैसे हुई, इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, देखिए 1885 ईस्वी के पूर्व, 1850 ईस्वी के पूर्व देश में कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था नहीं थी। कहते अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था नहीं थी। आर्म्स एक्ट और इलवर्ट बिल पर हुए विवाद एवं भारतीय प्रतिक्रिया को देखते हुए एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल जैसे संगठन की क्या हुआ, आवश्यकता महसूस हुई। लगा कि एक संगठन होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, हमें सहायता मिले। उसकी आवश्यकता महसूस हुई था 1883 में। अब 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस, आप सब्जेक्टिव में पूछ सकता है इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे, तो आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था, आयोजन किया।
ठीक है, जिसका उद्देश्य बिखरी हुई राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। क्या था? बिखरी हुई जो राष्ट्रवादी शक्ति है उसको एकजुट करना था। इसी समय एक उदारवादी सेना नेतृत्व अंग्रेज प्रशासक ए ह्यूम भी इस दिशा में प्रयासरत थे। क्या थे? प्रयासरत थे। ह्यूम ने लॉर्ड फडरिन एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री समिति की घोषणा सहमति से नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। नेशनल कांग्रेस की क्या की? स्थापना की। तो दिसंबर 1885 ईस्वी में क्या हुआ? नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है। इसका अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। किसमें? तो मुंबई के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसका क्या हुआ? इसका अधिवेशन हुआ। ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका देखिए, इसका जो उद्देश्य था आपका, इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना। दूसरा था भारतीयों में मैत्री और सहयोग की भावना विकसित करना। ठीक है। और फिर अगला है देश हित में कार्य करना। देश के हित में क्या करना? कार्य करना। राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दों पर विचार विश्रम करना। ठीक है। विचार विश्रम करना। अगला है आपका भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार को सुझाव देना। भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार को सुझाव करना, यही इसका क्या था? उद्देश्य था। इसका उद्देश्य यही था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, एकदम लिख करना। 6 नंबर क्वेश्चन हो पाएगा, फटाफट बताइए। तो चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी भूमिका की विवेचना करें। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, उसका क्या करने विचलन करें, वर्णन करें, जो भी आपका हो सब बोल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। उत्तर क्या है? तो उत्तर आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जो 1919 से 1947 तक का समय है, 1947 तक का समय, इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने एक नई दिशा दी। क्या? एक नई दिशा दी। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीतिक में छा गए। भारतीय राजनीति में क्या किए? गांधी जी ने छा गए। किसका प्रयोग करके? सत्य का, अहिंसा का, सत्याग्रह का प्रयोग करके जो गांधी जी थे भारतीय राजनीतिक में वो क्या गए थे? छा गए थे। इन्हीं शास्त्रों का सहारा लेकर उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या? तो अगला प्रश्न है, अगला आगे है आपका क्या? तो आगे है कि 1917 से 1918 में उन्होंने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया गया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया?
तो बहिष्कार पर स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया गया। 1930 में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इसका आरंभ उन्होंने 22 मार्च को किया गया था। कब? 22 मार्च को किया था। तो दांडी 22 देखिए, इसका आरंभ उन्होंने 22 मार्च की दांडी यात्रा से, सविनय अवज्ञा जो आपका आंदोलन है, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो दांडी यात्रा से हुआ था। ठीक है। गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। गांधी जी का कौन सा आंदोलन था? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसका निर्णायक आंदोलन था। ठीक है। तो जिसमें क्या था कि जिसमें उन्होंने लोगों को लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो का करो या मरो का नारा, करो या मरो का मंत्र दिया। करो या मरो का क्या हुआ? मंत्र दिया। 1930 ईस्वी 1930 से 1947 तक 1930 से 1947 के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुआ। बताइए, भारत को जो आज़ादी मिला, भारत जब अंग्रेज से कब आज़ाद हुए? तो भारत अंग्रेज से आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और भारत के नागरिकों को अधिकार कब मिला? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसको अधिकार मिला, स्वतंत्रता मिला। ठीक है। लेकिन अगर सब आज़ाद हो गए तो 1947 को ही। समझे या ना समझे? वह एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतक, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कौन? गांधी जी क्या थे? एक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतक, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। ठीक है। बताइए, एक क्वेश्चन लिख पाइएगा इन्हें सबका एकदम 2-3 बार प्रैक्टिस करना बाबू, तभी हो पाएगा। देखिए भाई, देखिए अगर आप एक स्टोरी हम देखिए आपको समझाते हैं, तो अगर समझदार होंगे समझिएगा, नहीं तो फिर जैसे होगा आप करते रहिएगा। अगर देखिए आप स्टोरी लगाते हैं अगर फेसबुक पर और इंस्टा पर अगर स्टोरी लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि देखिए आप अगर किसी का स्टोरी पर लाइक नहीं करिएगा ना, हाँ, तो वो आपका स्टोरी पर लाइक नहीं करेगा, आपके स्टोरी पर नहीं लाइक करेगा। मतलब स्टोरी पर जो कि 24 घंटा में आपका ख़त्म हो जाता है, 24 घंटा में वो आपके क्या आईडी पर से हट जाता है स्टोरी। फिर भी अगर आप उसकी स्टोरी में अगर लाइक नहीं करते हैं तो आपकी स्टोरी में भी वो लाइक करना बंद कर देगा। ठीक है। तो सोच लीजिए, अगर आप किसी के लिए लाइक नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए भी कोई नहीं लाइक करेगा, आपका स्टोरी भी कोई लाइक नहीं करेगा। उसी तरह अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो देखिए फिर आपको सफलता कैसे मिल जाएगा? जब लोग आपको फ्री में एक लाइक नहीं दे सकते हैं तो बताइए आपको परमात्मा सफल कैसे बनाएंगे? बताइए, फिर आपको सफल कैसे बनाएंगे? फिर आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि हम बिना मेहनत करे सफल हो जाए? बताइए, आप ही बताइए। आप ही सोचिए कि लोग अगर उसको लाइक नहीं कर रहे हैं आप स्टोरी में, अगर आप उसकी स्टोरी को देखना बंद कर देते हैं, लाइक नहीं करते, तो देखिए धीरे धीरे वो भी आपकी स्टोरी को देखना बंद कर देगा, लाइक नहीं करने लगेगा। तो सोच लीजिए, अगर आपको कोई बिना लाइक किए आपको कोई लाइक नहीं दे रहा है, तब बिना मेहनत के कैसे सफलता का सपना देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं बताइए? इसलिए मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए। ठीक है। आपके पास अब बहुत कम समय बच गया, लगभग 15 से 20 दिन आपके पास समय बच गया। 15 से 20 दिन समय आपके पास है, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आपके माता पिता आपके सफलता का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है। आपके गुरुजन, आपके भाई बहन, ठीक है, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके रिश्ते नाते वाले आपकी सफलता का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आप मेहनत करिए। देखिए, मेहनत आप किसी के लिए करिए ना करिए, लेकिन अपना माँ बाप के लिए मेहनत ज़रूर कीजिए। इसलिए एकदम बढ़िया से मेहनत करना है, आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। ठीक है। चलिए, 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? जो न्यूनतम मजदूरी कानून था ये पारित कब हुआ?
इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों लागू किया गया था? तो देखिए, तो न्यून मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान रखते हुए सरकार ने सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। न्यूनतम मजदूरी कानून क्या किया, लागू किया। कब? 1848 को, 1848 ईस्वी को, ठीक है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मात्र न्यूनतम मजदूरी कानून 1848 के द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरों की मजदूरी के दरें निश्चित की गई। देखिए, मजदूर का जो कीमत था, उसका दर जो था वो निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें इसको क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। तथा दूसरी योजना में यह कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा ना कर सके, बल्कि उससे ठीक है, उससे अगला है, तो उससे कुछ अधिक ताकि वह अपनी अपनी कुशलता को भी बस बनाए रख सके, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई और बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्त की गई। बोनस देने की आयोजन नियुक्त भी की गई। बताइए क्या लिख पाइएगा? एकदम करता बड़ा करना बाबू, ठीक है। तो चलिए, अब 9 नंबर प्रश्न आपका देखिए। 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 9 नंबर आपका प्रश्न 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए, तो 1929 के आर्थिक संकट के कारण थे। पहला था आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो गया, जिससे कीमत घट गई। उनका कोई खरीदार नहीं रहा। ठीक है, पहला क्या था? पहला आपका था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का खाद्यान्नों का उत्पादन जो था वो आवश्यकता से अधिक क्या हुआ, अधिक हो गया, जिससे क्या उसका कीमत क्या हुआ, कीमत घट गया, ठीक है। उसका कोई खरीदार नहीं रह गया। तो दूसरा क्या था? अमेरिका में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। अमेरिका शेयरों में क्या होता है? अमेरिका में शेयरों की कीमत की क्या हुआ, गिरावट आ गई, जिससे वहाँ की लाखों कंपनियां बंद हो गई। तो औद्योगिक उत्पादन में अगला है आपका 3 नंबर, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई परंतु इन्हें खरीदने वाला नहीं रहा। इससे विश्व बाजार की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। ठीक है। तो चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न देखिए। आपका लास्ट प्रश्न है 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर आपका प्रश्न है कि भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाला परिवर्तन को स्पष्ट करें। देखिए, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। सफल प्रयास करती है, अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को में विश्व स्तर पर पाई जाने वाली एक रूपता या सामान्यता भूमंडलीकरण के अंतर्गत सम्मिलित होती है। भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। इसकी झलक शहर, कस्बा और गांव सभी जगह पर दिख रही है, ठीक है। इसके कारण जीविकोपार्जन के लिए नए क्षेत्र खुले, जैसे कॉल सेंटर, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट। बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाएं, दूरसंचार और सूचना तकनीक का विकास इत्यादि, ठीक है।
इन क्षेत्रों में कई लोगों को रोजगार मिला और मिल रहा है, जिससे अच्छी आमदनी हो अच्छी आमदनी होती है, जिससे आमदनी होती है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरों को बढ़ाया और उसी अनुरूप उसकी पूर्ति होती हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपने जीविका चला रहे हैं। इससे उनका जीवन स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, बताइए, लिख पाइएगा नहीं लिख पाइएगा, फटाफट बताइए। तो चलिए 10 प्रश्न हम आपको बताएं, 10 प्रश्न हम आपको 10 प्रश्न बताएं। अब सभी आपको 10 प्रश्नों को क्या करना है, तैयार कर लेना है। इसी 10 प्रश्न से आपके एक प्रश्न आपके सेकंड पाली में आएगा, एक प्रश्न आपके फर्स्ट पाली में आएगा। तो ये 2 प्रश्न आपके यहाँ से आने वाले हैं, तो आपको एकदम बढ़िया से प्रश्नों को तैयार कर लेना, लिख के पढ़ के। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बताइए क्लास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बढ़िया से पढ़िए एकदम मन लगा के। ठीक है, बाय बाय।